आज हम 12वीं रसायन में कोलरास के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कल आप लोगों को कोलरास का नियम बताया गया था। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने का तरीका बताया था। इसमें हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे कैसे ज्ञात करते हैं, और प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डिवाई-हकल के नियम से अपन ज्ञात किए थे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। तो कोलरास के नियम की अनुप्रयोग प्रश्न बना लेंगे। तो कोलरास के नियम का अनुप्रयोग आपका पहला वही हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो फिर वही लिखेंगे, डिवाई-हकल के नियम से प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत तन्यता पर इसकी जो मोलर चालकता है वो y-अक्ष के समांतर हो जाता है आपका ग्राफ में, तो आपने ज्ञात नहीं किए। तो हम लोग कोलरास के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट और लवण वगैरह जो भी हैं उनकी मोलर चालकता को हम डिवाई-हकल के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। और कोलरास के नियम में आप लोगों के अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बराबर हो जाएगा धनायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। आपके बुक में यहाँ पे एसिटिक अम्ल ले लिया है, तो एसीटेट आयन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ एसीटेट आयन माइनस वाला और यहाँ H+ ले लिया। अपना अपना तरीका है। अब नीचे आप लोगों का एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ मैं कल एग्जाम्पल बताया था कुछ सवाल का, आप लोगों को मान याद नहीं है तो लिख सकते हैं। माना NaCl की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर X, HCl की Y और एसीटेट सोडियम एसीटेट की Z आयनों में तोड़ लीजिए, जैसे कल के न्यूमेरिकल में किए थे। और आप लोग दो को जोड़े थे और तीसरे को घटाए थे, तो अनंत तन्यता पर इसकी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है एसिटिक अम्ल वाला मोलर चालकता है आपका आ जाएगा X + Z - Y। न्यूमेरिकल में अंक था, अंक का विलोपन कर दीजिए, माना करके आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बुक का एग्जाम्पल देखें। कल मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्ट दूसरा जो प्रयोग है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना। इसमें भी आपका अनुप्रयोग होता है आपका। आप सभी जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन आयनन बहुत ही कम होता है, अधिक समय में बहुत कम आयनन होता है, आंशिक रूप से आयनन होता है। लेकिन अनंत तन्यता पर इसका आयनन पूर्णतः हो जाता है। अनंत तन्यता मतलब बहुत ज्यादा तनु कर देंगे आप लोग, आयनन पूर्णतः हो जाता है। यदि इसके वियोजन की मात्रा को अल्फा माने तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। अनंत तन्यता पर पूर्णतः आयनित, 1 मतलब 100%। प्रतिशत वह अंक में आ गए, प्रतिशत में बदलोगे तो 100% पूर्णतः आयनित हो जाएगा। तो आप लोग वियोजन की मात्रा हो जाएगा अल्फा बराबर जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट आयनन हुआ है, तो वियोजित अणुओं की संख्या आ जाएगा ऊपर, वियोजित अणुओं की संख्या, और नीचे कुल अणुओं की
की संख्या आ जाएगा बेटा, मतलब अनंत अनुता पर। कुल अणु, पूरे अणु आयनित होंगे अनंत अनुता पर, तो कुल अणुओं की संख्या अल्फा बराबर हो सकता है आप लोगों का सांद्रता C पर वियोजित अणुओं की संख्या C सांद्रता, अनंत अनुता नहीं पहुंचा है, पूरी तरीके से कम आयन हुआ है, तो सांद्रता C पर मोलर चालकता, क्योंकि मोलर चालकता आयनों की संख्या पर ही निर्भर करता है, और अनंत तनुता पर, अनंत तनुता में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा केप एम सी सांद्रता पर और केप एम इंफिनिटी। अब इस सूत्र की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा का मान, कि दिए गए सांद्रता पर कितने आयन वियोजित हुए हैं और अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजन में कितने आयन होंगे, उनको डिवाइड करके आप लोग वियोजन की मात्रा अल्फा को ज्ञात कर सकते हैं। दो अनुप्रयोग हो गए। तीसरा अनुप्रयोग रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन स्थिरांक की गणना करना। जैसे सामयिक स्थिरांक होता है वैसे ही वियोजन स्थिरांक होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। तीसरा वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। फिर वही बात है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन बहुत कम होता है, अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजन होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन को वियोजन स्थिरांक के को निम्न सूत्र से देते हैं अपन, तो ये हो जाता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये वियोजन स्थिरांक का सूत्र है, ओस्टवाल के तनुता नियम में है, विलियन में। चूंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने वहां पे छोड़ दिए थे। तो ये वियोजन स्थिरांक का सूत्र आता है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब बेटा हम इसमें अल्फा का मान रख देते हैं जो पिछले के कैलकुलेशन में है, के बराबर, तो C इंटू अल्फा का मान होगा केप एम सी सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता वर्ग कर देता हूँ 1 माइनस केप एम सी केप एम इंफिनिटी। तो आप K इज इक्वल टू आएगा C इंटू केप एम सी का स्क्वायर अपॉन केप एम सी केप एम इंफिनिटिव केप एम इंफिनिटिव माइनस केप एम सी। देखो बेटा लघुत्तम यहाँ केप एम इंफिनिटिव आता, केप एम इंफिनिटिव माइनस केप एम सी। लघुत्तम जो केप एम इंफिनिटिव आएगा एक कट जाएगा, बटम है केप एम इंफिनिटिव का वर्ग नीचे आएगा, तो लघुत्तम के केप एम इंफिनिटिव कट जाएगा। इस सूत्र की सहायता से वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं अपन। क्लियर? चौथा आपका आएगा जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। तो जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनन भी बहुत कम होगा। जल का आयनिक गुणनफल Kw इज इक्वल टू होता है बेटा H प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। जल में दो आयन मिलेंगे H प्लस और OH माइनस, तो ये जल का आयनिक गुणनफल हो गया। अब यदि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात हो जाए तो हम आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता अपन इसके कोलरास के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 25 अंश सेल्सियस जिसको हम कमरे की ताप बोलते हैं, कमरे की ताप पर जल की जो है विशिष्ट चालकता हमको ज्ञात है। 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल की
विशिष्ट चालकता। वैज्ञानिकों ने ज्ञात करके बता दिए हैं कप्पा इज इक्वल टू, विशिष्ट चालकता का संकेत होता है कप्पा इज इक्वल टू, ये होता है 5.54 गुणा 10 की घात ऋण 8, शायद इधर ना लिखे बेटा, विशिष्ट चालकता मैं नीचे लिख रहा हूं, कप्पा बराबर 5.54 गुणा 10 की घात ऋण 8, ठीक है, ओम -1 सेंटीमीटर -1, ये आपका विशिष्ट चालकता मालूम है। इसकी जगह एस बी संकेत दे देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और चालकता का के लिए एस दे देते हैं उसके मात्रक के लिए, ओम की घात ऋण 1 को, ठीक है। तो ये ज्ञात है। वैसी वैज्ञानिकों को ज्ञात है आप लोगों की अनंत तनुता पर H+ की मोलर चालकता और OH- आयन की मोलर चालकता का मान आप लोगों का क्लियर है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि अनंत तनुता पर, याद करना पड़ेगा बेटा, अनंत तनुता पर H+ आयन की मोलर चालकता जल में आपका, हाँ, लिम्डा H+ इंफिनिटी इज इक्वल टू आप लोगों का 349.8 मोलर चालकता का मात्रक लिख दीजिए आप लोग, ओम -1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल -1। ऐसी अनंत तनुता पर, ये मैं मिटा रहा हूं, अनंत तनुता पर OH- आयन की मोलर चालकता लिम्डा OH- इंफिनिटी बराबर होते हैं 198.5 O-1 cm² मोल -1। निश्चित रूप से मान है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटेड मान है। अब हम H2O की मोलर चालकता निकाल लेंगे अनंत तनुता पर। H2O की मोलर चालकता आएगी अनंत तनुता पर लिम्डा H+ इंफिनिटी प्लस लिम्डा OH- इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 349.8 धन 198.5, ये याद किए हुए वैल्यू है ना, दोनों जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3 हासिल ला 1, जोड़ देते हैं ना बेटा, 349.8 198.5 8 5 13 3 हासिल आया 9 1 10 8 18 का 8, ठीक है, हासिल लाया 1 9 4 13 1 14 का 4, हासिल लाए 3 4 और 1 5 9 8 17, ठीक है। तो ये आ गया 548.3 मात्रक ओम -1, यहाँ एस लिख सकते हो, cm² मोल -1। इस प्रकार से m लेम्डा आप लोगों का निकल गया, ठीक है। अब हम आयतन निकाल लेते हैं इसकी सहायता से, क्योंकि मोलर चालकता होता है कप्पा इंटू V, फार्मूला किए हो, कप्पा इंटू V करके आप लोग मोलर चालकता को किए हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, तो Km H2O अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगा कप्पा इंटू V, तो V इज इक्वल टू आएगा Km इंफिनिटी H2O बटा कप्पा, ये फार्मूला अपन किए हैं, तो मान को रख देते हैं, V इज इक्वल टू ये आया 548.3 बटा, आप लोग लिखे पहले 5.54
कप्पा का मान गुना 10 की घात ऋण 8। क्लियर है? तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, बेटा दशमलव यहाँ लाऊंगा तो 100 होगा, इसको मैं 5.5 लिख सकता हूँ शुद्ध अंकों में। 8 को हटाऊंगा 5 आएगा, दशमलव यहाँ तो 100 से गुना कर देता हूँ। 5.5 इसको भी लिख सकता हूँ, 10 की घात ऋण 8, ये कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? तो v बराबर मेरे ख्याल से 8 और 2 10, 10 की घात 10 आएंगे। मैं पक्षांतर उल्टा कर दिया क्या बेटा? इसका कैलकुलेशन उल्टा हो रहा है। नहीं ठीक है बेटा, 10 की घात 10 आएंगे आपका v इज इक्वल टू। तो इतने आयतन में 1 मोल उपस्थित है। मोलर चालकता मतलब मोलों की संख्या। तो 10 की घात 10 मिलीलीटर आयतन में मोलों की संख्या बराबर 1। तो 1 मिलीलीटर आयतन में मोलों की संख्या, आयनों की संख्या जो भी हो, आयनों की संख्या, मोलों की संख्या हो जाएगा 1/10 की घात 10। इसलिए 1000 मिलीलीटर आयतन में मोलों की संख्या, आयनों की संख्या जो भी हो, आयनों की संख्या कर देता हूं मैं। ठीक है, आयनों की संख्या क्योंकि आयनित हो रहे हैं, बराबर 1 मोल हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 1000 10 की घात 10 इतना मोल। तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ये 10 की घात ऋण 7 मोल आ जाएंगे। ठीक है, आयनों की संख्या यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता आएंगे 10 की घात ऋण 7 और OH माइनस आयन की सांद्रता भी आएंगे बेटा 10 की घात ऋण 7। क्यों? आयन वही टूटेंगे, जल है वो H प्लस और OH माइनस दोनों की संख्या समान होगी। तो अब निकाल लेते हैं अपन KW आयनिक गुणनफल इसकी सहायता से। तो इसकी सहायता से आयनिक गुणनफल KW बराबर होता है H प्लस और OH माइनस आयन का गुणनफल। तो H प्लस हो जाएगा 10 की घात ऋण 7, ये भी 10 की घात ऋण 7। तो आयनिक गुणनफल हो गया 10 की घात ऋण 14। तो इस प्रकार से आप लोगों को आयनिक गुणनफल निकाल सकते हैं जल का कोलरास के नियम की सहायता से। ठीक है, तो ये है। अगले क्लास में अपन देखेंगे विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस महीना हमको केवल 2 चैप्टर बस पढ़ना है, सिलेबस कम है, इसलिए तीसरे चैप्टर को मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। आप लोगों को कल तक असाइनमेंट वर्क हर स्थिति में जमा करने हैं, बाकी अपन कल पढ़ाई करेंगे।